आज का डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे लेक्चर के साथ आप लोगों ने बने रहना है। लेक्चर में कोई भी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विद स्टैटिक पोर्शन जो रहता है, जो एग्जाम्स में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। तो आइए आज का सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डे से शुरुआत करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ सही नहीं है तो हम कोई भी काम जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। स्पेशली स्टडीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्टडीज़ हम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर जो है स्पेशली हमारी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है तो हेल्थ सही रखने के लिए हम लोगों को डेली एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पे फोकस देके चलना है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हम 7 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम आप लोगों ने याद रखनी है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। अगर प्लेनेट हमारा सही रहेगा, जो क्लाइमेटिक कंडीशन आज के टाइम में बन रखी है, तो हमारी हेल्थ भी तो सही रहेगी। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल 1948 में इसको बनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया इसी के साथ ही कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया गया 7 अप्रैल 1950 में सेलिब्रेट किया गया। उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये रिस्पॉन्सिबल रहती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को लेके। और यहाँ पे जो अटेनमेंट है स्पेशली बाय ऑल दी पीपल से हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है और हेल्थ का। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आज के टाइम में डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, वो है टेड्रोस एडहोनोम। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये फैक्ट बताए हैं, प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या साथ साथ आप लिखते जाइएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे बोला गया इनके द्वारा कि हेल्थ सेक्टर में हमारी कंट्री के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं। और आयुष्मान भारत एंड प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम जो है, ये स्कीम्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया गया, ताकि गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर हमारे सिटीजन्स को मिल सके। और इसके अलावा लास्ट 8 ईयर्स से मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया और न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी बनाए गए। और इसी के अलावा यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई कि जो स्टडी है मेडिसिन एंड जो मेडिसिन की स्टडीज़ है वो लोकल लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे बोला गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, यानी कि जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है कलेक्शन रहा जो जीएसटी का, स्पेशली गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का, तो यहाँ पे राइज हुआ, यानी कि ₹1.42 लाख करोड़। मार्च 2022 की बात कर रहे हैं फॉर सेल्स इन फरवरी, यानी कि मार्च 2022 में जो यहाँ पे प्राइस राइज होता दिखा, ये फरवरी की जितनी भी सेल्स हुई हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डाटा यहाँ पे रखा गया है। 14.7% राइज हुआ मार्च 2021 में। उसके कंपेयर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो संख्या है वो बढ़ती आपको दिखेगी। तो 45.6% स्पाइक हुआ मार्च 2020 में। ओके, तो यहाँ पे जो है रीज़न क्या है जीएसटी के बढ़ने का, यहाँ पे जो जीएसटी राइज अप हुआ है शार्प यहाँ पे देखने को मिला। स्पेशली जो एंटी इवेजन मेजर थे, स्पेशली यहाँ पे एक्शन जो लिए गए अगेंस्ट फेक बिलर एंड पिकअप इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ देखने को मिली। रेट जो था रैशनलाइजेशन का, रैशनलाइज मेजर्स जो थे जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए गए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई और इंक्रीज हुआ डोमेस्टिक कंजप्शन भी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जीएसटी आखिर होता क्या है। जीएसटी जो है ये अमालगमेट्स है, स्पेशली सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे मिटिगेट किया गया डबल टैक्सेशन का एंड मेक इंडियन प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटेटिव बन सके। जीएसटी जो है, जीएसटी लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। फाइनल प्राइस जो है गुड्स का वो काफ़ी ज़्यादा लोअर देखने को मिला।
ठीक है। रिलेटिविटी जो लार्ज सेगमेंट है स्मॉल रिटेलर विल वेदर और एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स और विल सफ़र वेरी लो टैक्स रेट। एंड बूस्ट होता है इसके तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, जनरेट होता है मोर एम्प्लॉयमेंट, एंड जो एवरेज टैक्स बर्डन है वो भी थोड़ा कम होता दिखता है। स्टेट टैक्स जो है जो सब्ज्यूम किए गए जीएसटी के अंदर, पहले सेल्स टैक्स अलग से लगता था, स्टेट टैक्स अलग से लगता था, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरीज एंड बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो ये सारे जितने भी टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंडर ही क्या कर दिए गए, सब्ज्यूम कर दिए गए। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आप कोई बिस्किट खरीद रहे हैं, कोई पेन खरीद रहे हैं, उसके ऊपर क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम एवरी ईयर क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम, दैट इज ऑल्सो क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी टैक्स जो है इसको और डिटेल में हम लोग जानते हैं। जीएसटी जो है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, यहाँ पे 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2016 में। तो जीएसटी यहाँ पे इस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस की गई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत इसको क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। तो जीएसटी जो है दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म यहाँ पे लाया गया कंट्री में और इंट्रोड्यूस किया गया एक स्लोगन वन नेशन वन टैक्स का। जीएसटी को सब्ज्यूम किया गया इनडायरेक्ट टैक्सेस में, लाइक जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विसेज टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। अगर इसके टैक्स की बात करें, टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें जीएसटी के, तो तरह के यानी कि 3 तरह के यहाँ पे टैक्सेस देखने को मिलते हैं। जैसे सेंट्रल जीएसटी में क्या कवर होता है? एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। एंड स्टेट जीएसटी में क्या कवर किया जाता है? वैट, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करें तो इंटर स्टेट अगर ट्रेड करना है तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। अगर जीएसटी जो है यहाँ पे जो है इट्स नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। 4 टायर टैक्सिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है और अंडर यहाँ पे 4 स्लैब्स देखने को मिलती हैं, 5%, 12%, 18% और 2.5%। तो ये 4 स्लैब्स हैं जिसके अंडर अलग अलग यहाँ पे जो है गुड्स रखे गए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इंपॉर्टेंट और एक बात है जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई जीएसटी काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 279 ए के तहत इसको रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों ने याद रखना है कि जीएसटी काउंसिल जो है दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आर्टिकल 279 के अंडर इसको रखा गया है और ये रिकमेंड करती है स्पेशली यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी इशू हो रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड। और ये इंट्रोड्यूस किया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। जीएसटी काउंसिल जो है किसके द्वारा चेयर की जाती है? ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है आज के टाइम में हमारी कंट्री के कौन है? निर्मला सीतारमन, जिनके द्वारा ये जो है चेयर की जाती है। और अदर मेंबर्स यानी कि यूनियन स्टेट मेंबर्स हैं ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल दी स्टेट्स। कंसीडर किया गया है इसको फेडरल बॉडी, बोथ सेंटर एंड स्टेट गेट ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन। एवरी डिसीजन जो रहता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल का, यहाँ पे मीटिंग के दौरान यहाँ पे मेजॉरिटी जो होनी चाहिए नॉट लेस देन 3/4 होनी चाहिए और यहाँ पे वोट्स के आधार पर सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग के आधार पर यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम बात करें वोटिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो सेंटर का जो वोटिंग स्ट्रेंथ रहता है 1/3 वोट इन काउंसिल है। स्टेट्स की अगर बात करें 2/3 है। चेयरपर्सन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। अदर मेंबर्स जो रहते हैं सेंटर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन होते हैं। मेंबर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स भी रहते हैं। तो डिसीजन जो है 75% वोट सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे बात की जा रही है जीएसटी कलेक्शन जो हुआ नवंबर 2021 का, ये काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ 25%। ठीक है, जो लास्ट ईयर का यहाँ पे बता रखा है क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर मंथ में कितना रहा, अप्रैल मंथ में कितना था। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आर्टिकल है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आखिर ये है क्या? जैसे
हम गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे गूगल पे करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि स्कैनिंग करनी पड़ती है, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे जो है रुपए कितने हम लोगों ने ट्रांसफ़र करने हैं वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक ऐसी मशीन रहेगी और एनएफसी के तहत क्या रहेगा, आपने सिर्फ यहाँ पे टच करना है और पेमेंट जितनी करनी है उतनी खुद ब खुद हो जाएगी। तो गूगल पे के द्वारा रिसेंटली ही अभी ये लॉन्च किया गया एक न्यू फीचर हमारी कंट्री में, टैप टू पे फॉर यूपीआई। कोलैबोरेशन जो है वो पाइन लैब्स का कोलैबोरेशन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, ये गूगल पे के द्वारा स्टार्ट किया गया। फीचर जो यूज़ किए जाएंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत किए जाएंगे। और नॉर्मली जैसे हम क्या करते हैं, वी यूज़ टोल टैक्सीज स्पेशली फास्ट टैग, ओके। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे यूज़ की जाती है, उसके तहत क्या रहता है, स्कैन हो जाता है और खुद ब खुद जितने टैक्स के पैसे वहाँ पे कट होने होते हैं तो वो हो जाते हैं। तो बाय गूगल पे ये सारी चीज़ें की गई हैं, टैप टू पे फॉर यूपीआई, यानी कि यहाँ पे यूज़ क्या किया जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी। फर्स्टली ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, कौन से फ़ोन में या कहाँ पे किया गया था, ये नोकिया के द्वारा किया गया था। तो फंक्शनली जो यहाँ पे यूज़ की जाएगी, स्पेशली यूज़र को अलाउ किया जाएगा एनएफसी, एनएफसी का, और अनेबल रहेगा ये स्पेशली हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जो है एप्पल के फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूपीआई की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, टैप करना पड़ेगा फ़ोन्स को पाइन लैब एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल एंड टर्मिनल अक्रॉस द कंट्री। प्रोसेस जो रहेगा फास्टर रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा, और बिना क्यूआर कोड को स्कैन किए बिना ही। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कि आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीआई लिंक करेगा जो मोबाइल नंबर जो है, ठीक है। तो ये फास्टर रहेगा सारी चीज़ें। तो फरवरी 2022 में एप्पल के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था टैप टू पे, कहाँ पे, आईफोन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रहलाद पटेल जी के बारे में। आखिर ये थे कौन? तो यहाँ पे जो है इनकी 115th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जब किसी की 115th बर्थ एनिवर्सरी, 100, 200, 300, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा रिकॉल किया गया नेशन फर्स्ट स्पिरिट ऑफ फ्रीडम फाइटर प्रहलाद पटेल। तो इनकी 115th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई। श्री प्रहलाद जी पटेल जो थे, स्पेशली जो जेनरसिटी हुई थी, सोशल सर्विसेज एंड जो सेक्रीफाइस किया गया, उसके लिए जाने जाते हैं। और यूनिवर्सिटी जो है गुजरात में, यहाँ पे जो है रिसर्च एंड ब्रिंग आउट द लाइट ऑफ सच फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स, ओके। प्रहलाद जो पटेल थे यहाँ पे गुजरात से बिलोंग करते थे और इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा रोल प्ले किया गया, ब्रिटिशर का जब रूल था हमारी कंट्री में। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया इंडिपेंडेंस में इनके द्वारा रोल प्ले किया गया, और इनके द्वारा भूदान मूवमेंट जो था विनोबा भावे जी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया, तो उसमें भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। विनोबा भावे कौन थे? ठीक है, इनको एक अवार्ड से नवाजा जा चुका था, तो वो अवार्ड बताइएगा मेरे को, ठीक है। बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया है। तो फ्रीडम फाइटर, एज अ फ्रीडम फाइटर इनके द्वारा ज्वाइन किया गया फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। तो महात्मा गांधी जी के साथ भी मिलके इनके द्वारा काम किया गया, और ये साबरमती में रहे जेल में, एंड येरावड़ा जेल जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी ये रहे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे श्री प्रहलाद फादर जो थे वो पास्ट अवे हुए, इनकारेटेड किया गया, बट प्रहलाद जी पटेल जो थे डिड नॉट एक्सपेक्ट द कंडीशन ऑफ एपोलॉजी। सपोर्ट किया गया इनके द्वारा फ्रीडम फाइटर्स को, अंडरग्राउंड जो फाइटिंग की जा रही थी। प्रहलाद पटेल जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हेल्प की गई, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हमारी जो कंट्री है उसको यूनाइट किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया। और गुजरात में इनकी जो 182 मीटर की जो यहाँ पे स्टैचू बनाई गई नर्मदा रिवर के पास, ठीक है। और 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो गुजरात जो है, यहाँ पे गुजरात में फाउंड किया गया 1960 में, और इलेक्शन यहाँ पे हुए चनस्मा सीट के लिए, पटन डिस्ट्रिक्ट। और इनके द्वारा यहाँ पे जो है एंटायर रीजन ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी किया गया इस रीजन में। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, एक न्यू आर्टिकल है आईएनएस वलसूरा। तो रिसेंटली ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर आईएनएस, यानी कि इंडियन नेवल शिप वलसूरा,
यहाँ पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नेवी का जो रहता है फ्लैग, ठीक है। तो उसके अलावा प्रेसिडेंट्स कलर का मतलब क्या रहता है, स्पेशली हाईएस्ट अवार्ड होता है बेस्ट वॉइड मिलिट्री यूनिट इन इंडिया, और रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सेप्शनल सर्विसेज जो है नेवी की ऑल ओवर द नेशन। 3 डिफेंस फोर्सेस जो हैं इंडियन नेवी, उनमें से एक है। फर्स्ट क्या है, इंडियन आर्म फोर्स है, जो अवॉर्डेड किया गया प्रेसिडेंट कलर बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1951 में, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओरिजिन ऑफ कलर्स की बात करूँ मिलिट्री में, एज ओल्ड एज द सर्विस इटसेल्फ, एंशियंट इंडिया में आर्मीज जो थी, ठीक है, तो आर्मीज को जो है किंग्स जो रहते थे वो ध्वज और फ्लैग फहराते थे, ठीक है। और अपनी कंट्री की बात करें, एज वेल एज मैनी कॉमनवेल्थ नेशन जो है, ट्रेडिशन ऑफ कलर्स हैव बी ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी। हिस्ट्री की अगर बात करें, नेम जो है वल्सूरा, ये कहाँ से लिया गया, कॉम्बिनेशन जो है टू तमिल वर्ड्स का, वाल मीनिंग एंड सोरा शार्क, ओके। कंसीडर किया गया इसको अप्रोप्रिशिएट ड्यू टू वेराइटी ऑफ स्वॉर्ड फिश फाउंड ऑफ कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र। स्वॉर्ड फिश का मतलब रहता है फेमस, ये जो है ऑल्सो नेम जो है ये लिया गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोरपेडो जो यूज़ किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई, 1939 से 1945 तक। यूनिट के द्वारा कमीशन किया गया टोरपेडो ट्रेनिंग स्कूल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एनहेंस की गई इसकी कैपेबिलिटी इंडियन रॉयल नेवी में। इस्टेब्लिशमेंट किया गया, वॉज कमीशन किया गया इसको 15 दिसंबर 1942 में बाई दी महारानी गुलाब खनवेरबा साहिबा जो हैं ऑफ नवानगर। आफ्टर इंडिपेंडेंस HMIS वल्सूरा का रीनेम किया गया INS वल्सूरा 1 जुलाई 1950 में। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है बाबू जगजीवन राम जी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे ऑल्सो ट्रिब्यूट दी गई फ्रीडम फाइटर जो रहे हमारी हिस्ट्री में, बाबू जगजीवन राम। तो यहाँ पे यंगेस्ट मिनिस्टर के नाम से भी इनको जाना जा रहा है। 115 बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई 5 अप्रैल को। जगजीवन राम को एज अ बाबू के नाम से भी जाना जाता है, और ये नेशनल लीडर रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर के नाम से, यानी कि फ्रीडम फाइटर भी रहे, और यहाँ पे सोशल जस्टिस के मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया, क्लियर। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रेरियन इनको बोला गया। जगजीवन राम जी का जन्म 5 अप्रैल 1908 में हुआ, चंदवाड़ा बिहार में। एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे बात करें इनकी स्कूलिंग की, तो यहाँ पे इनकी स्कूलिंग जो है एक टाउन के पास यहाँ पे हुई, और काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन भी फेस किया गया फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जो इनके द्वारा फेस की गई, स्पेशली स्कूल में एंटर अगर कर लिया गया है तो क्लास में एंटर नहीं करने देना, या फिर डोर के पास बिठा देना, पानी का जो मटका रहता है वो सेपरेट रखना दलित वालों के लिए। तो ये सारी सिचुएशन जो थी बहुत ख़राब थी उस टाइम। कंसीडर किया जाता था अनटचेबल, एंड जो वाटर के लिए डिफरेंट पोर्ट यहाँ पे इनके लिए लगाया जाता था, जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी। तो जगजीवन राम जी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया इसके अगेंस्ट, और ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ा गया वो पॉट, ठीक है। तो क्यों भाई ऐसी चीज़ें क्यों होनी चाहिए, अगर भगवान ने इंसान बनाया तो एक ही, यानी कि हम भगवान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो इंसान क्यों करता है। तो प्रिंसिपल जो थे, यानी कि रिमूव किया गया सेपरेट पोर्ट फ्रॉम दी स्कूल। तो 1925 में जगजीवन राम जी के द्वारा एक स्कॉलर से मिले गए, स्पेशली पंडित मदन मोहन मालवीय जी से इनकी मुलाकात हुई, और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुए पंडित मदन मोहन मालवीय जी इनसे। और मालवीय जी के द्वारा इनवाइट किया गया और ज्वाइन किया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इनके द्वारा ज्वाइन किया गया, और BSc की डिग्री जो है 1931 में इनके द्वारा ली गई। जगजीवन राम जो थे, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया नंबर ऑफ रविदास जो सम्मेलन थे, एंड सेलिब्रेट किया गया गुरु रविदास जयंती को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो थे, स्पेशली कलकत्ता, उस टाइम कलकत्ता बोला जाता था, आज के टाइम में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जो वेस्ट बंगाल में है। प्री इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि आज़ादी से पहले इनके द्वारा क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए गए। 1931 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट भी है। इस ईयर भगत सिंह जो थे उनको भी फांसी दी गई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे सेकंड देखने को मिली। और कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ये आप लोग बताइएगा, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो 1931 में ये मेंबर बने किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। तो फिर इनके द्वारा यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का, एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो डेडिकेट की गई थी
उसके अलावा यहाँ पे डेडिकेट किया गया जो है इक्वालिटी फॉर अनटचेबल्स 1934-35 में। 1935 में जो सेशन है हिंदू महासभा का, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए और टेम्पल्स के जो द्वार है वो खोले गए, स्पेशली अनटचेबिलिटीज़ जो थी उसको ख़त्म करने के लिए। 1935 में बाबूजी के द्वारा अपेयर किया गया हमूद कमीशन, कहाँ पे, रांची में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि आज़ादी के बाद इनके द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो फाउंड की गई। जगजीवन राम जो थे उनको कंसीडर किया गया एज अ यंगेस्ट मिनिस्टर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, लेबर पोर्टफोलियो 1952 तक चला। तो यहाँ पे सर्व किया गया इनके द्वारा नेहरू कैबिनेट में भी। तो इनकी जो पोजीशन रही, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन 1952 में रहे, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे मिनिस्टर 1956 में रहे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर 1962 में रहे। इनके द्वारा मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 1967 में सर्व किया गया एंड 1917 में ये मिनिस्टर रहे डिफेंस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में, तब ये डिफेंस मिनिस्टर थे। ये रिलेटेड क्वेश्चन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। 1977 में इनके द्वारा कांग्रेस को छोड़ दिया गया और जनता पार्टी अलायंस इनके द्वारा ज्वाइन कर ली गई। क्लियर? तो एक न्यू डेमोक्रेसी के लिए पार्टी यहाँ पे निकल के आई। फिर बाद में इनके द्वारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोजीशन को सर्व किया गया 1977 में। क्लियर है इतना? यानी कि 1975 से लेके 1977 तक जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही, उसके बाद जो है यहाँ पे इनके द्वारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सर्व किया गया। रिकॉर्ड की अगर बात करें, अनदर रिकॉर्ड जो है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर रहे हमारी कंट्री में। 30 ईयर्स तक इनके द्वारा यहाँ पे सर्व किया गया। अगर डेथ की बात करें, 6 जुलाई 1986 में हुई न्यू दिल्ली में। मेमोरियल इनका जो है क्रिमेशन प्लेस पे बनाया गया, जिसका नाम है समता स्थल, प्लेस ऑफ इक्वालिटी। तो ये याद रखिएगा। जैसे इंदिरा गांधी जी का क्या है, ये आप लोगों ने बताना है। राजीव गांधी का क्या है, ये भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं मैचअप्स के लिए आ सकती है और पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राजीव गांधी की वीर भूमि है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।